नमस्कार सभी को। आपका जो टॉपिक चल रहा था प्रत्यय का दूसरा भाग है ये, जिसमें आपका कत और कत्वतु प्रत्यय हो चुके थे। यहाँ अब अगला प्रत्यय है आपका सत प्रत्यय। सत प्रत्यय और सानच प्रत्यय, ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। यानी सत प्रत्यय कौन सी काल में प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल में। और एक आता है आपका सानच प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। पेपर में ये पूछे भी जा चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सत प्रत्यय की। सत प्रत्यय में क्या शेष रहता है? यहाँ अत शेष रहता है। सत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। यह हुए अर्थ में पढ़ा जाता है। जैसे हमने पठ में लगाया तो पढ़ते हुए, अगर हमने खाद धातु में लगाया तो खाते हुए, हंस धातु में लगाया तो हंसते हुए। यानी ये कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? हुए अर्थ में, जो कि वर्तमान काल को दिखा रहा है। तो यानी ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में किसकी तरह चलते हैं? जगत की तरह। परंतु यहाँ खास बात यह है कि भवत नदी जगत की तरह चलने के बावजूद भी यहाँ केवल ना और स्त्रीलिंग में नति और नपुंसकलिंग में ता शेष रहता है। यानी ये शब्द ही जुड़ते हैं। बेशक ये इसमें चल रहे हैं, परंतु यहाँ जो जुड़ने के पॉइंट हैं ये 3 पॉइंट हैं। यानी ना, नति और ता। इन शब्दों पर ही आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ ना जुड़ रहा है या नति जुड़ रहा है या ता। यानी पुल्लिंग में क्या शेष रहता है? न, और स्त्रीलिंग में नति और नपुंसकलिंग में ता जुड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ सत प्रत्यय की। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका था कि सत प्रत्यय और सानस प्रत्यय कौन सी धातुओं से जुड़ता है? तो यहाँ 2 प्रकार की धातुएं, यानी 3 प्रकार की धातुएं तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है परस्मैपदी, एक होती है आत्मनेपदी और एक होती है उभयपदी। परंतु यहाँ जो सत प्रत्यय है वो कौन से धातुओं से जुड़ता है? स्पेशली परस्मैपदी धातुओं से जुड़ता है और ये वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब इसमें बात आती है नियम की। यहाँ ये प्रत्यय हम लगाते कैसे हैं? तो सबसे पहले नियम है इसका कि इस प्रत्यय में धातु के रूप किस में चलाते हैं? लट लकार में। लट लकार में, क्योंकि ये वर्तमान काल में प्रयुक्त हो रहा था तो वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। तो ये धातु के रूप लट लकार में चलाकर हम क्या लगाते हैं? ती। जैसे उसमें पठ धातु में अगर हमने वर्तमान काल के रूप चलाए, यानी लट लकार के रूप चलाए, तो उसमें रूप कैसे चलेंगे? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो यहाँ क्योंकि पठ धातु के सभी को याद रहते हैं, इसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ क्या लग रहा था? ती। तो लट लकार में रूप चलाए और उसके बाद हमने धातु में क्या लगाया था? पठती लगाते हैं। उसके बाद ती के स्थान पर हम इन 3 वर्णों का यूज करेंगे, यानी पुल्लिंग में ना और स्त्रीलिंग में नति और नपुंसकलिंग में ता। तो इस ती को ही हटाना है और उसके बाद ही हम इस नियम को लगा पाएंगे, यानी इस प्रत्यय के शब्दों को हम लगा पाएंगे। अब बात करते हैं हम शब्दों की कि ये शब्दों में प्रत्यय लगता कैसे? क्योंकि दिखने को तो शब्द में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है, परंतु पूछा कैसे जाता है और पेपर में शब्द बनकर कैसे आते हैं? तो यहाँ जैसे मान लो कि लिख धातु है। अब हमने इसमें क्या कौन सा प्रत्यय जोड़ा? सत प्रत्यय जोड़ा। अब सत प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ सत प्रत्यय का तो क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। अब अत शेष रहता है, परंतु ये उसने नियम में ये कहा कि इसके रूप हम किस तरह से चलाएंगे? लट लकार में चलाएंगे। तो लिख धातु का अगर हम लट लकार में चलाते हैं तो लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में अगर हमने रूप चलाया तो लिख धातु का आपका क्या बना? लिखती। अब यहाँ लिखती शब्द बन गया। तो लिखती जो शब्द है आपका, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका? ती। इस ती के स्थान पर हमने क्या लगाना है? ना और नति और ता लगाना है। ये 3 शब्द लगाने हैं। तो इस लिखती के स्थान पर हमने क्या लगाया? लिखन। यानी उस ती को हटाकर हमने क्या लगाया? लिखन। और यहाँ नति यानी स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में क्या बना? लिखन। स्त्रीलिंग में क्या बना? ये लिखंती। और नपुंसकलिंग में क्या बना?
लिखत। तो ये आपके इस तरह से ये शब्द पेपर में आते हैं। लिखन में कौन सा प्रत्यय है, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, ना देखकर आप पहचान करेंगे कि यहाँ सत प्रत्यय है। उन्हें को तो वो अत शेष रहता है, परंतु वो लट लकार में रूप चलाकर उसके स्थान पर ती को हटाकर ना और नति और ता लगाते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि स्त्रीलिंग में लिख धातु का स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनेगा, सत प्रत्यय लगाकर कैसे बनेगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे उसने, 4 ऑप्शनों में उसने दिया था, एक तो ये दिया था लिखती, एक दिया था उसने लिखन, एक दिया था उसने लिखंती, और एक दिया था उसने ये वाला लिखंती, और एक दिया था उसने लिखत। यहाँ चारों ही ऑप्शन आपके देखिए, ये पुल्लिंग में बना था लिखन, ये लिखंती, ये हम तब बनाते हैं जब हम लिख धातु के लट लकार में रूप चलाते हैं, तो पठती पठते पठंती। तो यहाँ जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको आप गौर से देखना कि यहाँ ये छोटी ई की मात्रा है, और जो प्रत्यय में लगा होता है वो कौन सी मात्रा लगी होती है, बड़ी ई की मात्रा। तो यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस लिखंती और इस लिखंती में फर्क नहीं कर पाते, जबकि ये कौन से रूप में चलता है, लट लकार के रूप में चलता है, और ये आपका प्रत्यय के रूप में चलता है, और जो भी कौन से में चलता है, स्त्रीलिंग में। ये लिखन जो बना जो पुल्लिंग में बना था, और ये स्त्रीलिंग में बना, और ये नपुंसकलिंग में बना। नियम के अनुसार जो मैंने आपके बनाए हैं, ये लिखन पुल्लिंग में, ये लिखंती स्त्रीलिंग में, और लिखत। तो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आपको, यहाँ ये लट लकार में चलता है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि लिख धातु का स्त्रीलिंग में सत प्रत्यय लगाकर शब्द क्या बनेगा, तो लिखंती, ये वाला लिखंती बनेगा। तो यहाँ आपका कैसे निर्माण हुआ शब्द का, यानी वर्तमान काल के रूप में हमने चलाया और ना, नति और ता जोड़ा, तब जाके आपका ये शब्दों का निर्माण हुआ। अब आता है आपका दूसरा शब्द, जैसे पठ धातु। पठ धातु में अगर हम जोड़ते हैं सत प्रत्यय, तो पठ धातु में क्या बनेगा, पठ में हमने सत प्रत्यय जोड़ा, तो सत प्रत्यय में पहले तो हमने लट लकार में रूप चलाए, तो ये क्या बना, पठती। अब पठती को हमने हटाया है, तो ये बना पठन, पठंती और पठत। दूसरा आपका था चल धातु। चल माने चलना, सत प्रत्यय लगाया, तो इसमें आपका पहले तो हमने वर्तमान में रूप चलाया चलती, इसमें आपके तीनों शब्दों का निर्माण हो जाएगा, चलन, चलंती, चलत। फिर आता है आपका घ्रा धातु। घ्रा माने होता है सूंघना, परंतु आपको पता होगा उसने कहा है कि लट लकार में रूप चलाना है। तो घ्रा धातु का बहुत से ऑप्शनों में आपका इस तरह से पूछा जाता है, एक तो घ्राण बनता है, एक उसने दिया घ्राणंती, और एक दिया उसने जिघ्रन। 4 ऑप्शनों में आपका एक दिया था उसने घ्राणत। तो यहाँ जो घ्रा धातु है सूंघना, वो आपका लट लकार में जब हम रूप चलाते हैं तो वो चलते हैं जिग्र में। जिग्र माने होता है सूंघना, और रूप उसके क्या चलते हैं, जिग्र में चलते हैं। तो ये पहले बना जिग्रती, क्योंकि हमने लट लकार में रूप चलाकर देखा, और ती को हटाया तो इसका जिघ्रन बना, जिघ्रंती, और ये बना आपका जिघ्रत। फिर आती है आपकी वद धातु। वद माने बोलना, इसमें आपका बदती, लट लकार में चलाकर देखा, ती को हटाया तो ये बन गया आपका बदन, बदन, बदंती, बदत। भू धातु होती है। भू माने होना, भू में रूप कैसे चलते हैं, भवती, भवते, भवंती चलते हैं लट लकार में। तो इसमें आपका भू से निर्मित शब्द यानी सत प्रत्यय लगाकर बनेगा आपका भवन। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भवन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ आपका क्या बना, भवन।
भवंती और भवत। ऐसे ही आपकी आती है द्रस धातु। द्रस धातु जो हम लट लकार में चलाते हैं तो रूप चलता है पश्य में, क्योंकि द्रस धातु एक ऐसा धातु है जो केवल द्रस के रूप किस में चलाता है, लृट लकार यानी भविष्यत काल में चलाता है, परंतु और चारों लकारों में रूप किस में चलते हैं, पश्य में चलते हैं। बहुत से लोग यही गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि द्रस धातु यानी 4 ऑप्शनों में उसने द्रशन भी दिया और पश्यन भी दिया, तो आपका कौन सा सही होगा, तो यहाँ आपका पश्यन सही होगा, क्योंकि इसका नियम ये कहता है कि लट लकार में रूप चलाने तो वो पश्य में रूप चलते हैं। तो यहाँ द्रस में अगर हमने सत प्रत्यय जोड़ा तो पहले पश्यति बना लट लकार के हिसाब से, फिर ये बना पश्यन, पश्यंती और पश्यत। फिर आता है आपका नृत्य धातु यानी नाचना, परंतु इसके रूप कैसे चलते हैं, नृत्यति। तो इसमें आपका बन जाएगा नृत्यन, नृत्यंती और नृत्यत। फिर आता है आपका जी धातु। जी माने होता है जीतना, इसमें रूप चलते हैं जयति, जयते, जयंती करके चलते हैं लट लकार में, तो इसमें बन जाएगा आपका जयन, जयंती और जयत। चुर धातु होती है चुराना, इसमें आपका निर्माण हुआ चोरयति करके रूप चलता है लट लकार में, तो इसमें बन जाएगा आपका चोरयन, चोरयंती और चोरयत। इस तरह से आपका ये सत प्रत्यय, सत प्रत्यय और सानस प्रत्यय। सत प्रत्यय में जो एक ही नियम है, जो भी आपका लट लकार में चलता है, तो यहाँ सत प्रत्यय का ये नियम कंप्लीट होता है। दूसरा आता है आपका सानच प्रत्यय। अगला जो प्रत्यय था आपका सानच प्रत्यय था। सानच में आन शेष रहता है, परंतु वो सामान्यतः क्या हो जाता है, मान हो जाता है। ये भी हुए अर्थ में पढ़ा जाता है। सर्त और सानस दोनों ही प्रत्यय हुए अर्थ में पढ़े जाते हैं, वर्तमान काल में प्रयुक्त होते, परंतु खास बात यह है कि ये आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ता है। और सत प्रत्यय जो होता है जो परस्मैपदी धातुओं से जुड़ता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आत्मनेपदी और परस्मैपदी यानी जिसमें कर्ता का फल किसी दूसरे पे पड़ता हो, और आत्मनेपदी जिसमें कर्ता का फल स्वयं पे पड़ता हो, तो ये आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ता है। इसमें नियम यह है कि धातु की लघु उपधा को गुण कर देते हैं, यानी उपधा। उपधा क्या होता है कि उपधा अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण, अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण, पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि उपधा यानी उसको क्या करना है, हमें गुण करना है। गुण करना यानी गुण संधि का नियम करना। तो यहाँ गुण संधि, गुण संधि क्या कहती है कि ई का तो ए करते हैं, ऊ का ओ करते हैं, यानी गुण संधि का नियम क्या है, ई का ए होना, ऊ का ओ होना और री का अर होना। ये 3 नियम गुण संधि के हैं। तो यहाँ संस्कृत की शॉर्ट भाषा में हम क्या कहेंगे, उसे गुण कहना यानी गुण करना, और वृद्धि यानी वृद्धि संधि का नियम होता है। तो यहाँ उसने कहा है कि धातु की लघु उपधा को क्या कर देते हैं, हम गुण कर देते हैं। अब बात करते हैं हम मुद शब्द की। मुद यानी बांधना होता है। तो यहाँ ये जो दा है और अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या है, ये उपधा। उपधा में हमें क्या करना है, गुण करना है। अब मुद धातु में हमने कौन सा प्रत्यय लगाना है, सानच लगाना है। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ण को देखते हैं, मुद धातु यानी इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा यानी ऊ का क्या बनना है, ओ बनना है। तो ये क्या बन गया आपका मो, और ये दा रहा। अब सानच का क्या शेष रहेगा, मान। तो यहाँ हमने क्या लगाया, मान। तो ये बना आपका शब्द मोद मान, और राम के हिसाब से रूप चलाया था मोद मानह, मोद माना और मोद मानम। दोबारा से देखिए इस पॉइंट को। उसने कहा धातु की उपधा को यानी लघु उपधा को हम क्या कर देते हैं, गुण कर देते हैं। उपधा होता है अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण। अभी तक आपने देखा था प्रत्यय में कि अंतिम वर्ण की बात हो रही थी कि इन शब्दों के अंत में ये आता है,
तो ये हो जाता है, वो आता है तो ये हो जाता है। परंतु इसमें कहा जा रहा है यानी उपधा को गुण करना, नहीं तो वो अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है वो उपधा कहलाता है, उसको हमें क्या करना है, गुण करना। गुण करना यानी इक्वल टू गुण संधि। तो यहाँ गुण संधि का नियम काम करेगा। ऊ का क्या कर दिया हमने, ओ में परिवर्तन कर दिया। अब बनाइए मोद और सानच का क्या शेष रहा, मान। राम लता फल की तरह चलाया, पुल्लिंग में ये बना, स्त्रीलिंग में आपका ये बना और नपुंसकलिंग में क्या बना है आपका, मोद मानम। इस तरह से आपके पेपर में शब्द पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे शुभ माने होता है सुशोभित होना, ये भी आपका आत्मनेपदी धातु है और इसमें सानस प्रत्यय हमने अगर लगाया तो ये आपका ऊ पॉइंट यानी ऊ का हमने क्या बना, शोभ, और ये बन जाएगा आपका शोभ मान है, शोभ माना, शोभ मानम। फिर आता है आपका कुप यानी कुपित होना यानी क्रोधित होना, इसमें भी आपका क्या बन जाएगा, कोप मानः। रुच माने अच्छा लगना, तो इसमें आपका सानस प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऊ का ओ में परिवर्तित यानी रोच मानः। तो इस तरह से आपका ये गुण हो गया और यहाँ ये प्रत्यय लगकर आपके ये शब्दों का निर्माण हो गया। नियम दूसरा ये कहता है कि हलंत धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी जो जिन जिन में हलंत लगा है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें हमने सानस प्रत्यय लगाया तो डायरेक्ट आपका सानच के स्थान पे मान रह जाएगा और ये बन जाएगा आपका लभमान, यानी लभमान राम के हिसाब से चला तो लभमानः, लभमाना और लभमानम। ऐसे ही सेव माने होता है सेवा करना, कंपो यानी कंपन करना, पलायन यानी पलायन करना। तो यहाँ इन शब्दों में अगर सानस प्रत्यय लगाते हैं तो आपका इसी तरह से ये शब्दों का निर्माण होगा। तो ये आपके सट प्रत्यय और सानच प्रत्यय जो दोनों प्रत्यय हैं वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं और ये आपके पेपर में शब्द पूछे जाते हैं और किस तरह से आते हैं। आपके नए टॉपिक के साथ प्रत्यय में आपका अगला पॉइंट होगा और आप उस टॉपिक में लगातार बने रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।